और केंद्रीय बजट को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमआर पर इस पूरे बजट भाषण को सुना, ध्यान से चीजों को नोट किया। बजट को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि यह सर्वसमावेशी बजट न केवल वर्तमान की समस्त आवश्यकताओं की परिपूर्ति करता है, बल्कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। को साकार करने वाला आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला यह ऐतिहासिक बजट माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2025-26 के बजट में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के साथ सभी वर्गों के लिए उचित प्रावधान किए हैं। बजट में विकास दर में वृद्धि, समावेशी विकास पर विशेष फोकस प्रदान कर संतुलित विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया है। इस बजट में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सभी का विश्वास पर विशेष बल दिया गया है। बजट देश के सभी वर्गों जैसे किसान भाइयों, मेहनतकश मजदूरों, महिला, युवा, कर्मचारी, एमएसएमई व मध्यम वर्ग की आशाओं पर पूर्णतः खरा उतरने वाला ये बजट है। इस प्रकार ये बजट सभी मायनों में ऐतिहासिक है और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस बजट में महिलाओं, किसानों, युवाओं तथा गरीब पर विशेष ध्यान दिया गया है। किसान के लिए बजट में घोषित की गई योजनाएं जैसे पीएम धन धान्य कृषि योजना, ग्रामीण समृद्धि योजना, एग्रीकल्चर क्रेडिट कार्ड की बढ़ाई गई सीमा से कृषि विकास और किसानों का कल्याण सुनिश्चित हो सकेगा। देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए एमएसएमई हेतु किए गए प्रावधान से देश में युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह देश आत्मनिर्भर प्राप्त करेगा। स्टार्टअप और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए की गई घोषणाओं से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे द्वारा जो प्रमुख मुद्दे जैसे जीवन मिशन की अवधि को बढ़ाया जाना, पावर सेक्टर रिफॉर्म के लिए विशेष सहायता प्रदान करना एवं राज्य को पूंजीगत निवेश के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किए जाने वाली हमारे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। यह बजट निश्चित रूप से विकसित भारत के साथ विकसित राजस्थान के सपनों को साकार करने वाला है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारी वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को जो आशा और उम्मीद थी उसके हिसाब से आपने बजट दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बजट पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग का बजट में ध्यान रखा गया है। 12 लाख तक इनकम टैक्स में छूट दी गई है। तिलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए प्रयास किया गया। बिहार को सौगात दिए जाने पर उन्होंने कहा कि लालू राज में बिहार काफी पिछड़ गया था। जो केंद्रीय बजट पेश हुआ है, कैसे देखते हैं सर बजट को? देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार में आज माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है और निश्चित रूप से विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको मजबूती देने का बजट है, जिसमें ग्रामीण विकास हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कौशल हो, चाहे नए एयरपोर्ट्स, नई उड़ान योजना देनी हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण 2 योजना शुरू करनी हो, कैंसर डे केयर सेंटर शुरू करना हो, पीएससी और स्कूलों में ब्रॉडबैंड की सुविधा शुरू करनी हो, चाहे हमारी जो केसीसी है, कृषि हमारा जो कार्ड है, उसमें 3 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख करना हो, और सबसे बड़ा काम जो टैक्स में छूट देनी थी 12 लाख रुपए सीधे करना, ये अपना आप में दर्शाता है जो हमारा मध्यम वर्ग है उसके लिए, मैं कैसा मध्यम वर्ग के लिए नहीं, इस देश के लिए भी ये महत्वपूर्ण ये वरदान साबित होगा। ये बहुत बड़ी रिलीफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है। इस बजट ने निश्चित रूप से चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, महिला सशक्तिकरण हो,
आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाला बजट है, विकासोन्मुख बजट है। सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा गया है, सबकी समृद्धि के लिए विशेष प्रावधान इसमें किए गए। और सबसे बड़ी बात तो जो मध्यम वर्ग है उसको 12 लाख इनकम तक टैक्स नहीं देना है, ये उसके लिए वरदान साबित हुआ है। कोई नहीं सोचता था, लोग सोचते थे कि अधिक से अधिक यदि कोई राहत देंगे तो 10 लाख तक ही देंगे, लेकिन 12 लाख तक का दे दिया। यही नहीं, इसके अलावा 0 से 4 लाख तक की इनकम पर जीरो, आम दूसरे वर्ग के लिए भी है तो जीरो टैक्स हो। 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 तक 10%, 12 से और 16 तक 15%, और 16 से 20 तक 20%, और 20 से 24 तक और 25%, और 24 लाख से अधिक इनकम करे तो उसको 30%। ये लेकिन रिबेट देने के बाद में ये 12 लाख तक बिल्कुल वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसमें और कई उसको इंश्योरेंस है और कई डिडक्शन है, वो सब लाभ मिलते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये तो वरदान साबित हुआ है। नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की यशस्वी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने आज पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के विकास को फोकस रखते हुए ऐतिहासिक बजट पेश किया, और उस बजट सर्वस्पर्शी है। सभी वर्गों को और सभी समुदायों को, सभी क्षेत्रों को विकास कैसे हो, इसका मेन फोकस किया गया है। मध्यम वर्ग को मेन टारगेट कर कि हमारा मध्यम वर्ग कैसे आर्थिक रूप से मजबूत बने, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक हो, और इसको लेकर के बजट में मेन फोकस का है। चाहे टैक्स स्लैब का विषय हो या काश्तकारों को राहत देने का विषय हो, एमएसएमई में बहुत बड़ा बूस्ट लाने का विषय हो, इन सब पर मेन फोकस किया गया। आज इस मौके पर मैं हमारे सांसद और लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र शेखावत का भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस धार्मिक पर्यटक को भी बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़े ऐतिहासिक घोषणा करवाई है। मोदी सरकार 3.0 का आज पूर्ण बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया, और इस बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों के साथ ही हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। टैक्स स्लैब में इस बार भारी छूट दी गई है। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड और टेक्नोलॉजी के साथ ही मेडिकल कॉलेज और अलग अलग क्षेत्र में बजट जारी किए गए। हमारे संवाददाता अशोक सिंह भाटी ने अजमेर के लोगों से बातचीत की, उनकी राय इस बजट पर जानी, वो सुनते हैं। अपना पूर्ण बजट पेश कर दिया है, जिसमें कई लोगों को राहत दी गई है, युवाओं, महिलाओं और किसानों को भी राहत दी गई है। साथ ही तकनीक के क्षेत्र में भी कई यहाँ पर जो है अहम फैसले लिए गए हैं। हमारे साथ अजमेर वासी जुड़े हुए हैं। बजट पेश हो गया है, पहले भी हमने चर्चा की थी, अब बजट पेश हुआ है, क्या लगता है किस तरह का बजट था? देखिए, जो बजट से पूर्व निर्मला सीतारमण जी ने अपने सुझाव मांगे थे युवाओं से, युवाओं ने मांग करी थी कि एआई का आज जमाना है, तो कहीं ना कहीं एआई के लिए बजट दिया जाए, और उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिया है। एआई के लिए 500 करोड़ की जो योजना बनाई गई है, कहीं ना कहीं देश के युवाओं को और तकनीक में जो दुनिया में बादशाह हिंदुस्तान की बढ़ेगी, इससे कहीं ना कहीं पूरे देश को लाभ होगा। मैं समझता हूँ कि बेहतर आज उज्जवल कल, मिडिल क्लास का जीवन सरल के ध्येय वाक्य को लेकर के निर्मला सीतारमण जी ने जो मोदी सरकार की तीसरे पूर्ण बहुमत की सरकार का ये जो पहला बजट पेश हुआ है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। ये जो बजट देखा जाए ये सब वर्ग को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, और सब वर्ग इससे खुश है क्योंकि सब वर्ग को ध्यान में रखते हुए किया गया। अपने माता पिता को जोड़ते हो तो जो उस पर जो टैक्स लगता है, उसके अंदर सरकार ने जो राहत प्रदान करी है, स्वाभाविक रूप से उससे आम जन को, मध्यम वर्गीय परिवार को और भारत की जनता को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो शिक्षा में भी फायदा मिलेगा। आप क्या सोचते हैं किस तरह का बजट है इस बार? जिस तरह से जो बजट निर्मला सीतारमण जी ने दिया है, ये युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है। 22 लाख गवर्नमेंट जॉब्स जो इन लोगों ने दी है, 5 लाख SC/ST के लिए दिए, ये युवाओं को एक बहुत अच्छा मौका है अपने जीवन को सुधारने का। तो अलग अलग जो यहाँ पर प्रतिक्रियाएं हैं, और सभी ने ये कहा है कि बजट जो पेश किया गया है ये बेहतर बजट था। हर वर्ग को जो है इसमें ध्यान रखा गया है, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए इस बजट को पेश किया गया है। और इसके जो आगामी दिन है वो उसमें जो है धरातल पर भी ये बजट देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन कुशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये अपने बारे में बताया गया, कहीं कि बजट के बारे में बताया गया कि पहला बजट, इस तीसरी सरकार का पहला पूर्ण बजट लगातार जो पेश किया गया है वो बेहतरीन है। हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ उसमें है। पीएम ने वित्त मंत्री सीतारमण को बधाई दी। हर कोई बजट की तारीफ कर रहा है, ये प्रधानमंत्री ने
कहा है। ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड, जियोस्पेशल मिशन और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी देशवासियों को एक बार फिर इस ऐतिहासिक पीपल्स बजट की बधाई देता हूं और फिर एक बार वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको यहां पर बताना चाहेंगे, वो ये कि टैक्स स्लैब में जो परिवर्तन हुआ है उसकी तो बात हमने लगातार की ही है, लेकिन ये इस वक्त आपको जयपुर से बड़ी खबर दिखा देते हैं। जयपुर से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां करधनी इलाके में 3 युवकों को गोली मारने का मामला सामने आया है। वारदात में शामिल 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से बचकर भागने के प्रयास में तीनों जख्मी हुए हैं। 2 दिन पहले गैंग के मुख्य बदमाश को पुलिस ने पकड़ा था। हनी सिंह और दीपक चौधरी ने मिलकर फायरिंग करवाई थी। वैभव ओझा, मुकुंद कुमावत और सुनील ढाका को गोली लगी थी। डबल मर्डर के इरादे से फायरिंग करते बदमाश एक घर में जा घुसे थे। घर में रहने वाले सुनील ढाका के भी हत्या का प्रयास किया गया था। जी हां, बजट से इतर कुछ और खबरें आपको बता रहे हैं हम। जोधपुर से ये बड़ी खबर है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बाइक सवार 3 युवकों को रोककर मारपीट की गई है। बदमाशों ने मिलकर यह मारपीट की। घटना का वीडियो भी सामने आया है। जोधपुर में हौसले बुलंद बदमाशों के किस तरीके से है। बाइक पर सवार 3 युवकों को रोका बदमाशों ने और फिर उनके साथ जबरदस्त मारपीट की। बदमाशों ने ये मारपीट की, जिसका वीडियो भी बना लिया गया। वीडियो भी अब सामने आया है। आप देखिए, बीच सड़क में सरेआम दिन दहाड़े किस तरह से बदमाशों ने दौड़ा कर यहां पर कुछ युवकों की पिटाई की है और काफी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। जयपुर के हरमाड़ा से खबर, बड़ी खबर। परिवहन दस्ते पर लापरवाही का आरोप लगा है। परिवहन दस्ते की लापरवाही से हादसा हुआ है। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर हंगामा कर दिया है। दस्ते में शामिल कर्मचारियों से धक्का मुक्की की गई। परिवहन दस्ते ने ओवरटेक करते हुए ट्रक के आगे गाड़ी लगा दी। पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों में रोष है। सूचना पर दौलतपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रही है। जानकारी ले लेते हैं, हीरालाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हीरालाल, मामला सुलझ सा दिख रहा है यहाँ पे। जी बिल्कुल, देखिए हरमाड़ा इलाके का ये पूरा मामला है, जहां बताया जा रहा है कि जो परिवहन विभाग का दस्ता था वो लगातार वाहनों की चेकिंग कर रहा था। इसी दौरान जो स्थानीय लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है परिवहन विभाग के दस्ते पर कि उन्होंने एक ट्रक को रुकवाया और ट्रक को इस तरीके से रुकवाया जिसकी वजह से जो पीछे से जो ट्रेलर आ रहा था वो आगे चल रहे ट्रक के ब्रेक लगाने से वो उससे टकरा गया और हादसे में जो ट्रेलर चालक और खलासी था वो बुरी तरीके से घायल हो गए। इससे जो आसपास के लोग थे उन्होंने ये वाकया देखा तो उनमें रोष व्याप्त हो गया और कहीं ना कहीं जो परिवहन विभाग की जो लापरवाही थी उसको लेकर उन्होंने रोड जाम कर दिया और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने धक्का मुक्की भी की। इसके बाद जो आसपास के पुलिस थाने थे उनका अतिरिक्त जाब्ता वहां बुलाया गया ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन ग्रामीण है जो उनका आरोप था कि जो परिवहन विभाग का दस्ता है वो लगातार आए दिन इस प्रकार की लापरवाही करता रहता जिस वजह से है जो यहाँ हादसे होते रहते हैं। और जो आज जो हादसा घटित हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं जो परिवहन विभाग के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही थी। उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की भी मांग की। वो जो पुलिस मौके पे पहुंची और पुलिस अधिकारियों ने उनको समझाइश की और जाम की वजह से जो लंबा जाम लग गया था, वाहनों की कतारें लग गई थी, उसके बाद पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड में कराया, ग्रामीणों को समझाइश करके जाम खुलवाया। फिलहाल है जो यातायात चालू करवा दिया गया है। शुक्रिया हीरालाल सैन, फिलहाल इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। और अब ये बालोतरा से बड़ी खबर, रिफाइनरी में मजदूर की मौत को लेकर हंगामा हुआ है। मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया गया। पुलिस की गाड़ी समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। कल रात को अचानक मजदूर की मौत हो गई थी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। बालोतरा में यह खबर, रिफाइनरी में मजदूर की मौत को लेकर हंगामा किया गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया है। मजदूरों की तरफ से मुआवजे की मांग को लेकर यह हंगामा किया गया है। प्रेमदान हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़े हैं। प्रेमदान, अभी क्या स्थिति है फिलहाल?
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा है और पुलिस के जाब्ते के बाद में वहां पर जो स्थिति है वो अब नियंत्रण में है। हालांकि मजदूरों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उनका मांग थी कि भी जो मजदूर की मौत हो गई थी, मजदूर जहां रात के समय में, उसको मुआवजा दिया जाए। उसी को लेकर के ये हंगामा किया गया था। उसमें कई गाड़ियों के अंदर तोड़फोड़ की गई थी, पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की थी। पुलिस अधीक्षक से जो बात हुई तो कुछ लोगों को पुलिस ने दस्तयाब किया है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ की वही लोग ये है, कुछ और है। ऐसे में कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी होगी। लेकिन जो मृतक मजदूर है वो यूपी के गाजियाबाद का निवासी बताया जा रहा है, जिसकी रात में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद में मौत हो गई थी। और ये इनका मजदूरों का मांग है कि भी इनके परिवार को मुआवजा दिलाया जाए। जी। अच्छा, फिर अभी मुआवजे को लेकर क्या कुछ स्टैंड है, क्या कुछ कहा गया है? ये तो एक अलग अब विषय कि मुआवजे के बाद जो तोड़फोड़ हुई उस पर तो वैधानिक कार्रवाई पुलिस करेगी। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह कि मजदूर रात के समय लेबर कॉलोनी के अंदर था, उस समय उसकी मौत हुई है। जैसा कि प्रथम दृष्टया जो सामने चीज आएगी उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। तो ऐसे में अब कंपनी के द्वारा किस तरीके के नियम कायदे हैं वो आने के बाद में चीजें पता लगी। शुक्रिया प्रेमदान आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और ये अजमेर की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, जहां पिचोलिया गांव में वारदात की फिराक में घूमते 4 नकाबपोश बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। 4 नकाबपोश हनुमान दड़ा पटवार घर से होते हुए बस स्टैंड की ओर वारदात की फिराक में पैदल जा रहे थे। 31 जनवरी की सुबह 3:39 पर पिचोलिया गांव में कैमरे में कैद अज्ञात 4 नकाबपोश बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें ग्रामीण भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों में। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अजमेर से, जहां पिचोलिया गांव में वारदात की फिराक में घूमते 4 नकाबपोश बदमाश दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी में इनकी मूवमेंट कैद हो गई है। भरतपुर की भी आई आपको खबर बताते हैं अब अजमेर के बाद। जी हां, भरतपुर की यह खबर है, जहां झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आग लगने से एक व्यक्ति जिंदा जल गया है। पड़ोसियों ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग में जिंदा जला एक व्यक्ति कई दिनों से बीमार चल रहा था। आग की चपेट में एक के बाद एक कई झोपड़ियां आती चली गईं। मौके पर परिवार वालों में चीख पुकार मच गई। रैन बसेरे के पास स्थित झुग्गी बस्ती की यह घटना है। यह चीख पुकार, ये चित्कार सुनकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाएगा। जिस तरीके से ये झुग्गियों में एक के बाद एक आग लगती चली गई और इसकी चपेट में व्यक्ति आ गया, जिंदा जल गया। एक व्यक्ति बीमार चल रहा था, भागने का, बाहर निकलने का मौका ही नहीं लगा। इतनी तेजी के साथ ये आग फैली कि पहली झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी, फिर तीसरी, और यही पूरे चपेट में यहाँ की सभी झोपड़ियों को ले लिया। महिलाओं की, बच्चों की रोती बिलखती आवाज भी यहाँ पर सुनाई दी। दीपक पुरी हमारे संवाददाता हैं। दीपक, बहुत नुकसान। देखिए, बिल्कुल ये बयाना कस्बे का पूरा मामला है, जहां पर जो बयाना द्वारा नगरपालिका में जो रैन बसेरा संचालित किया जाता है, वहां के पास में कुछ झुग्गी बस्ती थी और वहां अचानक ही 3 झुग्गियों में आग लग गई, जिसमें एक व्यक्ति जिंदा जल गया। आग लगने की सूचना पर जो आसपास के लोग थे वो मौके पर पहुंचे, आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक जो व्यक्ति अंदर था वो पूरी तरह से जल चुका था और उसका नाम भारत बताया जा रहा है। वो कई दिनों से बीमार चल रहा था, जो झोंपड़ी में ही सोया हुआ था। अब ऐसे में वहां जो आसपास की झोपड़ी थी, उनको भी जो सामान है उनको वहां से हटाया गया है। आग पर सुबह ही काबू पा लिया गया था। अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जो आगे की कार्रवाई है अधिकारियों द्वारा मुआवजा और इस तरह की, उसको लेकर के जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन बड़ी दुखद घटना है कि झुग्गी में आग लगी और उसके बाद व्यक्ति जिंदा जल गया। जी, शुक्रिया आपका दीपक, फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। ब्रेकिंग न्यूज अगली जालौर से है, जहां धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। 10 सालों से फरार चल रहा था आरोपी और आरोपी पर 9,000 रुपए का इनाम था। लोन दिलाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था, ये आरोप इस पर है। जालौर का ये मामला, धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। 10 सालों से, लंबे वक्त से 10 सालों से फरार चल रहा था ये आरोपी और अब जाकर ये गिरफ्त में आया है। इस आरोपी पर 9,000 रुपए का इनाम था। लोन दिलाने के नाम पर इसने ठगी की थी। अब जाकर पुलिस रानीवाड़ा में पुलिस थाने में उसको गिरफ्तार करके लेकर आई। तो 9,000 रुपए का आरोपी 10 सालों से फरार चल रहा था। रेवा शंकर हमारे जालौर संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। काफी लंबा वक्त लग गया लेकिन पुलिस ने पकड़ ही लिया। कैसे हुई गिरफ्तारी?
जी मैं बताना चाहूँ कि गबन के मामले में पिछले 10 वर्षों से जो फरार चल रहा था उस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया सर। जिस प्रकार से सर्वोदय सोसाइटी के नाम पर लोगों को लोन देने और लोगों की जमा पूंजी को लेकर के बैंक की तरह व्यवहार करने के मामले में इस आरोपी की तलाश थी और विभिन्न थानों में इसके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका था, जिसको लेकर के ये लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस ने इसके ऊपर 9,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। काफी लंबे समय बाद में पुलिस की गिरफ्त में यह आरोपी आ पाया है। जी सर। रेवा शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर। लेकिन एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, आप लाइन पर हैं तो जानना हम ये चाह रहे हैं कि अब जब 10 साल बाद ये गिरफ्तार हुआ है, कहां पर था? ये राजस्थान में ही था? इस बारे में कुछ पूछताछ करने के बाद पुलिस पता लगा पाई? जी मैं बताना चाहूंगा कि काफी समय इन्होंने बाहर गुजारा, लेकिन जब उनको लगा कि मामला शांत पड़ चुका है और 10 वर्ष गुजरने के बाद में भी मतलब कि पुलिस उसका पता नहीं लग पा रही है, उसको लेकर के उन्होंने अभी उनके गांव में मतलब आना जाना शुरू किया था और इसकी सूचना पुलिस को लग चुकी थी। पुलिस ने मौका देखते हुए दबिश दी और उसको गिरफ्तार कर लिया। उसे कुछ ही समय पहले, कुछ दिन पहले एक अन्य महिला आरोपी को भी सर्वोदय सोसाइटी रेवा के मामले शंकर, में आपका गिरफ्तार बहुत बहुत किया। शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर डूंगरपुर से बताते हैं, जहां बिछीवाड़ा पुलिस अवैध शराब तस्करी के खिलाफ एक्शन में नजर आ रही है। राजस्थान और गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे एक कंटेनर को जब्त किया गया। पुलिस ने कंटेनर से 15 लाख की शराब बरामद करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर इलेक्ट्रिक उपकरणों की आड़ में शराब तस्करी कर रहे थे। पुलिस तस्कर से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने पिछले 3 दिनों में 66 लाख की अवैध शराब जब्त करते हुए 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल